नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार और 11 विपक्षी दलों का मोर्चा अब खुलकर आमने सामने। शुरुआत एक दूसरे को धमकियां देने से हुई थी। पहले पंजाब प्रांत के गुजरांवाला और फिर सिंध की राजधानी कराची में विपक्षी दलों की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी, उसे देखकर नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज को लगा कि इमरान अब गए। कराची में मरियम नवाज ने ऐलान भी कर दिया कि इमरान खान को अब नानी याद आ गई है। हालांकि मरियम को मालूम था कि इमरान की असली ताकत वहां की सेना है। कराची में उन्होंने कहा भी था कि इमरान हर बात पर सेना के पीछे छुप जाते हैं। ये जानते हुए भी मरियम नवाज से चूक हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान की सरकार को वहां की सेना चला रही है तो फिर रैलियों में भीड़ जुटाकर विपक्षी दल इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मरियम नवाज को कुछ घंटे बाद पता चला जब आधी रात को पुलिस कराची के उस होटल में आ धमकी जहां मरियम नवाज और उनके पति सफदर अवान ठहरे हुए थे। मरियम ने खुद ही बताया कि वो गहरी नींद में थी, तभी पुलिस उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, उनके पति को उठा ले गई। पाकिस्तान में लोगों को यही लगा कि चूंकि मरियम और उनके पति कई घोटालों में फंसे हुए हैं तो शायद पुलिस ऐसे ही किसी पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी करने गई होगी। बाद में कराची पुलिस ने खुद ही बता दिया कि मरियम के पति को मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से पकड़ा गया। हुआ यह कि कराची में रैली से पहले मरियम नवाज, उनके पति सफदर और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल के बहुत से कार्यकर्ता कराची में जिन्ना की कब्र पर गए थे। वहां लोकतंत्र के समर्थन और इमरान के विरोध में नारेबाजी होने लगी, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। इसी वजह से आधी रात को मरियम नवाज के पति को कराची पुलिस ने धर दबोचा। यह कार्रवाई कराची पुलिस ने की। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी की सरकार है और पीपीपी भी इमरान खान के खिलाफ 11 पार्टियों के मोर्चे में शामिल है। कराची की पुलिस भी सिंध सूबे की सरकार के ही नियंत्रण में है। हालांकि कराची में कानून व्यवस्था के नाम पर वहां की पुलिस के सिर पर आईएसआई और पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी कई साल से सवार हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि मरियम नवाज के पति को कराची पुलिस के हाथों पकड़वाकर इमरान खान और पाकिस्तान की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहली कोशिश नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टियों में दरार पैदा करने की है। दूसरा मकसद मरियम नवाज के दिल में यह डर पैदा करना है कि इमरान खान और वहां की आर्मी से टकराने की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इमरान के खिलाफ बगावत की आग। देश भर में इमरान के खिलाफ मोर्चा। अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। मुक्या तेरा शो नियाज़ी, मुक्या तेरा शो इमरान, मुक्या तेरा शो इमरान। गली गली में इमरान के खिलाफ नारे। तू बंदा नंबर 2 नियाज़ी, एक टके दे 2 नियाज़ी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ बगावत का शोर इस कदर बुलंद हो चुका है कि देश की गली गली में अब इमरान विरोधी नारे ही सुनाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों ने इमरान के खिलाफ जो हल्ला बोल शुरू किया है, उससे इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। कितने प्रोग्राम बंद करा दोगे? कितनी स्पीचेस पे पाबंदी लगा दोगे? इमरान विरोधी मोर्चे में शामिल नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने इमरान सरकार की ऐसी घेराबंदी कर दी है जिससे इमरान के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। वो आपसे मुखातिब नहीं होता, वो हमसे मुखातिब होता है और अवाम तो, और या वो उनसे मुखातिब होता है जो उसको लेकर आए हैं। अवाम से वो मुखातिब नहीं होता। मैं
ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूं, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूं, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने जो चक्रव्यूह रचा है उसका नेतृत्व भले ही मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हों, लेकिन इमरान का सिरदर्द अगर सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया है तो वो है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने। मरियम के वार से इमरान इस कदर बौखला उठे हैं कि अब उन्होंने ताकत और रुतबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इमरान के इशारे पर अब मरियम और उनके परिवार के खिलाफ दमन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इमरान की पुलिस ने कराची के एक होटल में मरियम के खिलाफ कार्रवाई की। मरियम का आरोप है कि पुलिस होटल में उनके कमरे में दरवाजा तोड़कर दाखिल हो गई और पुलिस ने जिस वक्त ये हरकत अंजाम दी उस वक्त मरियम सो रही थी। पुलिस ने बिना कारण बताए मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। मरियम का आरोप है कि होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस के आधा दर्जन जवानों ने उनके पति कैप्टन सफदर को घेर लिया। इसके बाद पुलिस घेरा बनाकर उन्हें होटल के कमरे के बाहर ले गई। होटल से बाहर आने के बाद सफदर ने भी इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके होटल से लेकर चली गई। विपक्षी दलों के खिलाफ इमरान का दमनकारी अभियान उस दिन से ही शुरू हो गया है जब विपक्ष के 11 दलों के मोर्चे ने मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में इमरान के खिलाफ देश भर में रैलियों का दौर शुरू किया, जिसकी शुरुआत पंजाब के गुजरांवाला से हुई। गुजरांवाला के बाद विपक्षी दलों का कारवां कराची पहुंचा। विपक्ष की इस बढ़ती ताकत ने इमरान को इस कदर डरा दिया कि उन्होंने कराची में विपक्ष के नेताओं और उनके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद इमरान के खिलाफ शुरू हुआ अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। कराची में हुई रैली में मरियम नवाज ने इमरान पर ऐसा हमला बोला कि इमरान को नानी याद आ गई। वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो जो खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है, तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं 2 बच्चों की नानी हूँ माशाल्लाह। दरअसल ये मरियम का इमरान पर पलटवार है। गुजरांवाला में विपक्षी दलों की रैली से घबराए इमरान ने सबसे पहले विपक्ष के नेताओं पर निजी हमले शुरू किए। इमरान ने मरियम के परिवार को निशाना बनाया, जिसके जवाब में कराची की रैली में मरियम ने इमरान को धो डाला। वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले फैसल सुने उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें। जब ये इंग्लैंड जाना था, जब और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। इतने बुज़दिल हो, इतना घबरा गए हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, तो फिर उस पर तबसरे करना भी तुम्हारा हक नहीं है। कल तो टीवी पर जो परसों गुजरांवाला की तकरीर थी वो तो टीवी पर नहीं चली, आपने कहां बैठ के सुनी? क्या छुप छुप के नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे? इमरान ने मरियम के पिता यानी नवाज शरीफ और उनके परिवार को निशाना बनाया था। इसके जवाब में मरियम ने सिर्फ इमरान को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि इमरान के आका यानी पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा को भी निशाने पर ले लिया। इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये हराम के पैसे पे पले हैं।
भाई बिलावल के आबाओ अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के आबाओ अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की? इमरान खान की सरकार इस अभियान से बुरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि मौलाना ये ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि अगर इमरान खान सड़क पर संग्राम से नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई संसद तक भी जाएगी और विपक्ष के सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे। इस ऐलान से इमरान सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इमरान भी जानते हैं कि विपक्ष के इस कदम के बाद उनके लिए अपनी सरकार को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। खां और बाजवा की जो टोली है उसके परेशान होने का कारण ये है कि अब वहां की जनता जाग गई है। पिछले कई वर्षों से जो ये लोग केवल बेवकूफ बना रहे थे, उनको खाने पीने की किल्लत है, कहीं हर चीज की शॉर्टेज है, कर्ज दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है, तो सारी मुसीबतें पाकिस्तान के सर पे आई हुई हैं और उसकी वजह से लोग परेशान हैं और उस परेशानी से बचने के लिए वे अब इनसे जवाब मांग रहे हैं। एकजुट विपक्ष ने वैसे ही इमरान को डरा दिया है। इसके साथ ही विपक्ष ने जिस तरह से सेना को भी निशाने पर लिया है, उससे इमरान खान की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सेना का हाथ उनके सिर पर नहीं रहेगा तो वो एक दिन भी कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन विपक्ष के सेना पर हमलावर होने से सेना भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने भी इमरान खान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ को पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है। वो लंदन में है। उनके दामाद और मरियम नवाज के पति का इमरान खान ने सलाखों के पीछे पहुंचाने की उनको कोशिश भी की। पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। इसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं का रोल क्या है, यह समझना है। यह समझने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, लौट के बताएंगे कि पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की सरगर्मी बढ़ने का राज क्या है, इमरान खान की आखिरी बाजी के तौर पर क्या पैतरा आजमा रहे हैं, देखेंगे ब्रेक के बाद। जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून का बोलबाला नहीं। पाकिस्तान में आधी रात को जब वहां की सेना, खुफिया एजेंसियां या फिर पुलिस बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन में आती है तो इसे किसी बड़ी भयानक घटना का संकेत ही माना जाता है। कराची में आधी रात को पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद वहां के लोग किसी अनहोनी की आशंका से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात देखकर लोगों का डर और बढ़ गया है। वहां इमरान खान के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान की सरकार से तंग आ चुके हैं। अब तक दबी जबान से लोग इमरान खान को पाकिस्तान की सेना की कठपुतली कहते थे। अब वहां पाकिस्तान की सेना को खुलेआम कोसा जा रहा। पाकिस्तान की सेना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ कमजोर होता दिखे तो पाकिस्तान के जनरल कुछ भी कर सकते हैं। 1971 की जंग हारने के बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो को अक्ल आई और उन्होंने पाकिस्तान को नए संविधान के जरिए सुधारने की कोशिश की थी, तब पाकिस्तान की सेना को डर लगा था। उसी का नतीजा था कि जनरल जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए उनको एक पुराने मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था और उसी मामले में फांसी भी दे दी गई थी। भुट्टो की फांसी आज भी पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य है। 1988 में जियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की जनता ने चुना था। बेनजीर भुट्टो की सरकार वहां की सेना को पसंद नहीं थी। एक साल के अंदर ही बेनजीर भुट्टो की सरकार गिराने की साजिश पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने रची। ऑपरेशन मिडनाइट जिकाल के नाम से मशहूर वो साजिश नाकाम हो गई, लेकिन बेनजीर भुट्टो की सरकार फिर भी नहीं बची। पाकिस्तान के तब के और आज के हालात में बस एक ही फर्क, पाकिस्तान की सेना को तब सत्ताधारी नेताओं की नकेल ढीली होने से परेशानी होती थी। अब पाकिस्तान की सेना अपने पसंदीदा इमरान खान पर विपक्षी दलों के हमले से बेचैन। जंग सियासी है, इसलिए पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा सीधे टांग नहीं अड़ाना चाहते। ऐसे में पाकिस्तान की सेना के इशारे पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वो LOC पर तनाव भड़काने में भी जुटे। इससे पाकिस्तान की सेना के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर इमरान वहां प्रधानमंत्री मोदी और भारत का डर दिखाकर विपक्षी दलों के आंदोलन से पाकिस्तान की जनता को दूर रखने में सफल हुए
तो उनकी बल्ले बल्ले। अगर इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने जमीन आसमान एक किया तो जनरल बाजवा को सत्ता की बागडोर इमरान से छीनकर सीधे अपने हाथों में थामने का बहाना मिल जाएगा। तब वो लोगों को यही पट्टी पढ़ाएंगे कि नेताओं के झगड़े की वजह से पाकिस्तान खतरे में। अगर हिम्मत है तो सुना दो आवाम को कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। अगर इतने बुज़दिल हो, इतना घबरा गए हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, तो फिर उस पर तबसरे करना भी तुम्हारा हक नहीं है। पाकिस्तान में चंद दिनों के मेहमान इमरान। उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें जब ये कुर्सी जाने के डर से बौखलाए तालिबान खान। भारत के खिलाफ छेड़ा आतंक का अभियान। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ बगावत की जो मुहिम शुरू हुई है, उससे यह तय माना जा रहा है कि अब इमरान कुर्सी पर बस चंद दिनों के ही मेहमान हैं। विपक्ष ने इमरान को ऐसा जकड़ लिया है कि अब ना तो इमरान के पास कोई रास्ता बचा है और ना ही अब सेना उनके बचाव में उतरने को तैयार है। इमरान पर इन दिनों कुर्सी जाने का खौफ इस कदर हावी है कि वो खुद को बचाने के लिए हर पैतरा अपना रहे हैं। एक तरफ तो वो विपक्ष की आवाज को दबाने में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं के परिवार वालों की गिरफ्तारी भी करवा रहे हैं, तो वहीं जनता के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए वो जनता को बरगला भी रहे हैं। यही वजह है कि इमरान और बाजवा की जोड़ी ने देश में भारत विरोधी अभियान छेड़ रखा है। पाकिस्तान में भड़के बगावत के शोलों को बुझाने के लिए इमरान ने पूरे देश में भारत विरोधी भावनाएं भड़कानी शुरू कर दी। इसके लिए इमरान खान और उनकी सरकार एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ इमरान सरकार देश के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भड़का रही है, तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान सीमा पर भी भारत के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अपनी गद्दी बचाने की कोशिश में वो पीएम मोदी का नाम लेकर जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सीमा पर भी आतंकी वारदात तेज कर दी गई है और हाफिज जैसे आतंकियों को भारत के खिलाफ सक्रिय कर दिया गया है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी हाफिज और सलाहुद्दीन को इमरान खान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भेज दिया है। इमरान खान विपक्ष की मुहिम को कमजोर करने के लिए बेहद शातिर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जनता को यह समझाने में लगे हैं कि पाकिस्तान के असली मसीहा वही हैं और विपक्ष के नेता उन्हें कमजोर करके भारत को फायदा पहुंचा रहे हैं। विपक्ष भी इमरान की चाल को बखूबी समझ रहा है और वो भी पलटवार करने से नहीं चूक रहा। इस तरह पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी सियासत को चमकाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी शफ़क़तों का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जवाब मांगते हो तो कहते हैं ऑपोजिशन मोदी की जुबान बोलते हैं, नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोलता है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम, मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम। इमरान खान सिर्फ भाषणों और बयानों से ही देश में भारत विरोधी लहर चलाकर अपनी कुर्सी बचाने में नहीं जुटे, बल्कि वो सीमा पर भी इस हथकंडे के सहारे ही हैं। पाकिस्तान में जब से इमरान विरोधी अभियान शुरू हुआ है, एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकियों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान छेड़ा है। इसे अंजाम देने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएटी के हैवान तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान सेना की बीएटी की टुकड़ी में सैनिक और आतंकी दोनों शामिल रहते हैं। ये लोग छिपकर हमले को अंजाम देते हैं। इमरान खान की सरकार ने भारतीय सेना पर कोई बड़ा हमला करने वाले को 30 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। इमरान जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सेना में जितना तनाव बढ़ेगा, देश में भारत विरोधी भावनाएं उतनी ही मजबूत होती चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने बीएटी की टुकड़ी को सीमा पर तैनात किया है, क्योंकि अगर ये कामयाब होंगे तो भी इमरान को फायदा होगा।
और अगर ये नाकाम हुए तो देश में भारत के खिलाफ गुस्सा भड़केगा, जिससे विपक्ष के बगावत के अभियान को कमजोर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो पुरानी पॉलिसी, वो पुराना एक हथकंडा जो उसके पास है, को वो भारत के अगेंस्ट एक लहर शुरू कर देता है। भारत को जो एक उभरता देश है, इसके ऊपर हर चीज का इल्जाम लगाता है। अगर पाकिस्तान में महंगाई है तो वो भी भारत करवाता है। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे इमरान ने एक तरफ तो BAT के हैवानों को सीमा पर तैनात किया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलने वाली आतंकी फैक्ट्री में भी तेल डालना शुरू कर दिया है। इसके लिए इमरान खान पाकिस्तान के आतंकी आकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें भारत में आतंकी वारदात तेज करने का फरमान सुना दिया गया है। इसके लिए ISI ने POK में आतंकियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में लश्कर का सरगना हाफिज सईद और हिजब आतंकी सैयद सलाहुद्दीन शामिल थे। इस बैठक में यह तय किया गया है कि सर्दियों से पहले भारत में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए और इन आतंकियों से भारत में बड़ा आतंकी हमला करवाया जाए। इसलिए इस बैठक में आतंक के लॉन्च पैड के कमांडर भी बुलाए गए थे। यही नहीं, इस काम को अंजाम देने के लिए ISI ने हर आतंकी संगठन को 20-20 लाख रुपए दिए और यह वादा भी किया कि भारत में बड़ी आतंकी वारदात अंजाम देने वाले को 30 लाख तक का इनाम भी दिया जाएगा। जो आतंकी कार्रवाइयां हैं, जो आतंकी हमले हैं और जो कश्मीर के अंदर वो इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, उनको तेज करने की कोशिश करता है। उसकी आर्मी भी कोशिश करती है, मगर वो उसमें भी वो सफल नहीं होते। इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए बेचैन है। इसके लिए सीमा पर चलने वाली पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजा भी जा चुका है, जो घुसपैठ की फिराक में है। लेकिन सीमा पर हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही और यही वजह है कि इमरान को अब अपनी गद्दी बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और अब यह तय माना जा रहा है कि इमरान बस दिसंबर तक ही पाकिस्तान की कुर्सी के मेहमान हैं, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन की सेना की बोलती बंद है। LAC पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ठंड से अकड़े जा रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। शी जिनपिंग के सैन्य ताकत की घमंड की रस्सी पूरी तरह जल चुकी है, जिसमें अब चीन का सरकारी मीडिया बल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स रोज कोई ना कोई वीडियो जारी करके यह घुड़की दे रहा है कि उसके सैनिक LAC पर जंग के लिए तैयार है। ग्लोबल टाइम्स का नया दावा है कि उसकी सेना ने तिब्बत में युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 80% से ज्यादा आधुनिक हथियारों का परीक्षण किया। लद्दाख जितनी ही ऊंचाई पर दिन के उजाले और रात के अंधेरे में चीन की सेना के युद्ध अभ्यास का वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कब का है। वैसे जून से ही चीन की सरकार अपने मीडिया के जरिए हर हफ्ते युद्ध अभ्यास का वीडियो दिखाती रही। मिसाइल दागने के वीडियो से भी जब LAC पर तैनात चीनी सैनिकों में जोश और गर्मी नहीं दिखी, तो ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि लद्दाख बॉर्डर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए शी जिनपिंग ने गर्म जैकेट, रजाई, आधुनिक टेंट सब भिजवा दिए, जिन पर -40 डिग्री ठंड भी असर नहीं करेगी। चीन की सेना के आधुनिक हथियार और हाईटेक साजो सामान का जितना ढोल पीटा जा रहा है, जमीन पर उसकी पोल भी खुल रही है। जिस वक्त ग्लोबल टाइम्स आधुनिक हथियारों का वीडियो दिखा रहा था, उसी दौरान LAC पर डेमचौक इलाके में चीन का एक सैनिक रास्ता भटक गया और भारत के जवानों ने उसे धर दबोचा। पूछताछ के बाद उसे वापस चीन के हवाले करने का फैसला किया गया, क्योंकि सचमुच वो सैनिक रास्ता भटक गया था। चीन ने भी माना कि उसका एक जवान गलती से भारत में घुस गया। हालांकि चीन की सेना ने यह नहीं बताया कि रास्ता भटकने की गलती कैसे हुई, जबकि चीन तो 6 साल पहले ही दावा कर चुका था कि उसकी सेना के जवान बॉर्डर पर GPS की मदद से गश्त लगाते हैं। चीन का दावा यह भी था कि गश्त लगाते समय पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को जो GPS डिवाइस दी जाती है, वो बिल्कुल सटीक नक्शा बताती। आज चीन के उस सटीक GPS डिवाइस का नमूना भी दुनिया ने देख लिया।
LAC के करीब चीन की लाल सेना का युद्धाभ्यास। 4700 मीटर की ऊंचाई पर चीन का ऑपरेशन अंधेरा। चीन की युद्ध नीति पर भारी भारत की रणनीति। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर गिरता तापमान चीन की लाल सेना को परेशान किए हुए है। शी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मौसम के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। चीन के सिपाही बीमार पड़ने लगे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट सरकार पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक टिके रहने और विवाद को ऐसे ही हवा देने की तैयारियों में जुटी है। चीन की सेना पहाड़ी इलाकों में युद्धाभ्यास कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। बख्तरबंद फौजी गाड़ियों का काफिला पहाड़ी इलाकों की ओर रवाना हो रहा है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। लॉन्चर से एक के बाद एक रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। पहाड़ पर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। मिसाइल से जमीन पर तैनात टैंक तबाह किए जा रहे हैं। कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि LAC के नजदीक हुए इस युद्धाभ्यास में 90% से ज्यादा हथियार और उपकरण पूरी तरीके से नए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जारी बातचीत के दौरान मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए से यह हथकंडा अपनाया गया है। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा निकली। LAC पर दोनों देशों के बीच गतिरोध अब भी जारी है। और विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच चीन की लाल सेना ने भारत से लगती सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जोरदार युद्धाभ्यास किया है। तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किए गए 90% हथियार एकदम नए और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 4700 मीटर की ऊंचाई पर PLA के तिब्बत थिएटर कमांड ने यह युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर रात के समय जंग की तैयारियों को परखा गया। चीन की सेना रात के अंधेरे में हमला बोलने का अभ्यास करती नजर आई। ग्लोबल टाइम्स ने इस युद्धाभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि चीन के सैनिक अंधेरे में हमला बोलते हैं, ड्रोन विमानों की मदद से अटैक करते हैं। यही नहीं, चीन सेना की रॉकेट फोर्स एक साथ जोरदार हमले कर एक पूरे पहाड़ी इलाके को तबाह कर देती है। कोशिश उनकी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे कि आने वाली सर्दियों में उनकी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में रहना पहाड़ हो जाएगा, उनको भागना पड़ेगा। तो इसलिए भारत को थोड़ा सा अर्दब में लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत को धमकाना एकदम शुद्ध रूप से असंभव है। बातचीत की आड़ में भारत पर दबाव बनाने की चीन की चाल कभी कामयाब नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि अगर वो इसी तरह इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश करता रहा तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी कर कहा है कि सीमा पर बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों की तैनाती पूर्व में हुए करारों के उलट है।
ऐसे में जब दो देशों के सैनिक तनाव वाले इलाकों में मौजूद रहते हैं तो वही होता है जो 15 जून को हुआ। ऐसा बर्ताव न सिर्फ बातचीत को प्रभावित करता है बल्कि 30 वर्षों के संबंधों को भी खराब करता है। चीन की कारगुजारियों पर भारत की पैनी नजर है। उसके हर एक कदम की जानकारी भारत को है और भारतीय सेना पूरी तरह चौकस है। जबकि मोदी सरकार चीन को एक बार फिर ये कहते हुए आगाह कर चुकी है कि भारत और चीन के रिश्तों के मूल में सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रखना था। लेकिन फिलहाल सीमा पर जो तनाव है उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। मतलब ये कि अगर चीन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं। आज स्थिति यह है कि उन्होंने सीमा पर शांति भी खत्म कर दी है, स्थिरता भी खत्म कर दी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब वो भारत को अर्दब में लेना चाहते हैं। भारत को चाहिए कि वो उनको एक्सपोज करे और उनको ऐसे अपने हथियारों के बारे में आइडिया दे दे कि भाई ये हथियार हमारे पास हैं और इससे आपको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि चीन की सरकार और सेना भारत से सीमा विवाद को सुलझाना नहीं बल्कि और ज्यादा उलझाना चाहती है। लेकिन शांति का पक्षधर हिंदुस्तान चीन को सुधरने का मौका दे रहा है। भारत मौजूदा तनाव को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जिसकी ताजा मिसाल ये कि हिंदुस्तान की सेना ने भारतीय इलाके में घुसे चीन के एक सैनिक के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया बल्कि उसकी मदद की। दरअसल लद्दाख के डेमचौक इलाके में भारतीय सेना ने चीन के एक सिपाही को हिरासत में लिया। कोरपोरल वांग नाम का चीन का यह सिपाही भटक कर भारतीय इलाके में पहुंच गया था, लेकिन चीन के सैनिक से पूछताछ के बाद उसे ऑक्सीजन, खाना और गर्म पानी दिया गया। चीन के इस लापता सैनिक को भारतीय सेना ने मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई। अब चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर पूरी प्रक्रिया के बाद इस सैनिक को चीन के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। भारत ने हमेशा दोनों देशों के बीच तय प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन किया है, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। यही कारण है कि भारत ने भी अब रणनीतिक दबाव बनाने और अपने हथियारों की धार तेज करना शुरू कर दिया है। भारत ने अपने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे बीजिंग तक सनसनी फैल गई। चीन के ऑपरेशन अंधेरा का जवाब देने के लिए भारत ने अरब सागर में घातक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 400 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखने वाली इस मिसाइल के सफल परीक्षण से चीन की सरकार भी सदमे में आ गई है। इससे भारत और चीन के बीच 8वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत की संभावना से ठीक पहले चीन की युद्धाभ्यास वाली धमकी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत के इस जवाब से बीजिंग तक सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल आवाज से लगभग 3 गुना अधिक की रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्राइम स्ट्राइक वेपन माना जाता है। यह मिसाइल महासागर में किसी भी जंगी जहाज से लंबी दूरी तक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल युद्धपोतों की जीत सुनिश्चित करने का दम रखती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का तीसरा सफल परीक्षण था। चीन को उनकी औकात बताने के लिए ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है और ये ऐसा मिसाइल है जो एक तो इसकी रफ्तार 3700 किलोमीटर है, मिड रेंज का है, क्रूज मिसाइल है और इसको पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है, वायुयान से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जो हिंद महासागर है वहां पर जो भारत की नौसैनिक सुपीरियरिटी है उसको सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास करके जैसे ही अपनी ताकत दिखाने की नाकाम कोशिश की, अरब सागर में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर हिंदुस्तान ने चीन को सीधा संदेश दे दिया कि महासागर में चीन खुद को महारथी समझने की भूल बिल्कुल न करे। यही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण इसलिए भी खास रहा क्योंकि चंद घंटों पहले चीन ने हिंद महासागर को लेकर भारत को धमकी दी थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को जरिया बनाकर भारत को धमकी देने की कोशिश की थी। लिहाजा ब्रह्मोस के सफल परीक्षण को चीन के खिलाफ भारत के समंदर में पराक्रम वाले जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है।
LAC पर भारत के सामने चीन का कोई जोर नहीं चल रहा तो शी जिनपिंग ने चीन के लोगों और पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण चीन सागर की तरफ भटकाना शुरू कर दिया। वहां ताइवान के सिर पर चीन की सेना ने मिसाइलें तान दी। चीन की सरकार और वहां के मीडिया एक सुर में ताइवान को धमका रहे हैं कि चीन के हमले से उसे अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। खबर है कि चीन की सेना के ग्रुप 72 को युद्ध के लिए तैयार करने के रहने को कहा गया। चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ग्रुप का मतलब सेना की उस टुकड़ी से है जिसमें चीन की आर्मी, एयरफोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड एक साथ शामिल होती हैं। वैसे माना यह भी जा रहा है कि ताइवान को लेकर चीन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। दरअसल ताइवान में जो सरकार है वो 1949 से पहले पूरे चीन की सत्ता संभालती, पूरे चीन की। चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू होने के बाद चीन के लोकतंत्र समर्थकों की सत्ता सिर्फ ताइवान नाम के टापू पर ही बची, जिसने खुद को अलग देश घोषित कर दिया और चीन उसे अपना हिस्सा बताता रहा। अब तक चीन के दबाव की वजह से दुनिया के किसी भी बड़े देश ने ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी। सिर्फ हेती, पैराग्वे और होंडुरस जैसे छोटे छोटे 15 देशों के साथ ही ताइवान के स्वतंत्र कूटनीतिक रिश्ते हैं। लेकिन कोरोना संकट और चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से हालात बदल रहे हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान के समर्थन में आ गए। इससे चीन को डर सता रहा है कि कहीं ताइवान पर उसका दावा हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। इसी बौखलाहट का एक नमूना एक दिन पहले दिखा। दक्षिण प्रशांत महासागर के देश फिजी में ताइवान का जो कूटनीतिक मिशन है उसका एक कार्यक्रम था। उसमें चीन के दूतावास के 2 अधिकारी जबरन घुस गए और उन्होंने ताइवान के अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। चीन के डिप्लोमेट्स की इस घटिया हरकत की जांच अब फिजी की पुलिस कर रही। महायुद्ध की चिंगारी भड़काता चीन का ताइवान से जंग का ऐलान। भारत अमेरिका से डरे चीन का युद्धराज। भारत से परास्त होने के बाद चीन बौखला गया है। अमेरिका की आक्रामकता ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। जापान से लेकर ताइवान तक ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। लिहाजा हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद चीन अब आग उगलने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ दिनों पहले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाया था, तो अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया है। चीन ताइवान के जरिए दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की नाकाम कोशिशों में जुट गया है। 台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何以台制华、挟洋自重的企图，都注定是死路一条。 ताइवान पर कब्जे की कोशिश में चीन इस कदर अंधा हो गया है कि वो दुनिया को महायुद्ध की आग में धकेलने से भी बाज नहीं आ रहा। चीन हर मोर्चे पर विवाद खड़ा कर जंग जैसे सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है, चाहे वो भारत के साथ LAC पर जारी गतिरोध हो, दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी या फिर ताइवान और हांगकांग का मसला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ की राह पर चलते हुए जंग की ज्वाला भड़का रहे हैं। वो अपनी जमीन की भूख को शांत करने के लिए हद से गुजर जाने को आमादा नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है ताइवान के खिलाफ चीन की फौज का आक्रामक रवैया। चीन ने एक बार फिर ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने ताइवान से लगी सीमा पर DF-17 सुपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इस इलाके में लगातार चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस तैनाती से चीन एक बार फिर ताइवान को युद्ध के लिए ललकार रहा है। चीन ने ताइवान बॉर्डर के करीब सैन्य हलचल अचानक तेज कर दी है। चीन ने इस इलाके में बहुत पहले अपनी DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया था,
लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। खबरों की माने तो चीन अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात करने जा रहा है। ये वही मिसाइल है जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर मानी जाती है। मतलब ये कि चीन ताइवान के खिलाफ कुछ ऐसा करने वाला है जो इस पूरे इलाके को अपनी जद में ले लेगा। आपको बता दें कि चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के मौके पर प्रदर्शित किया गया था। ये मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है। ये पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा परमाणु बम भी लेकर जा सकती है। सरल भाषा में कहें तो ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। सैटेलाइट से मिली कुछ तस्वीरों से भी पता चला है कि हाल के वर्षों में फुजियान और ग्वांगडोंग प्रांत में चीन ने मरीन कमांडो और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बना लिए हैं। ये दोनों राज्य ताइवान के नजदीक हैं। पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में कुछ मिसाइल अड्डों का आकार भी कुछ दिनों में 2 गुना हो गया है। ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकता है। ताइवान के ऊपर खतरा बहुत गहराता जा रहा है, लेकिन ये मानना कि चीन उसके ऊपर हमला कर देगा, मेरे को अभी भी फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि चीन उसके ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि चीन का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ताइवान की जो सैनिक है, सेना है, वो बहुत मजबूत है। आइलैंड छोटा है, इसकी मैं टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेड तरीके पर ही हमला कर सकते हैं वो। चीन ताइवान को ताकत के दम पर हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि उसने अपने हर उस घातक हथियार का मुंह ताइवान की ओर मोड़ दिया है जिससे ताइवान का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इन घातक हथियारों में से एक है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवान की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। S-400 का रडार सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर है और पूरे ताइवान को कवर करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, जमीन के साथ साथ चीन ने आसमान और समंदर से भी ताइवान पर धावा बोलने की पुख्ता तैयारी कर ली है। चीन ने इस इलाके में अपने तथाकथित स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 को भी तैनात कर दिया है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए बनाए गए चीन के 13 लड़ाकू ब्रिगेडों में से 10 अब ताइवान की सीमा पर तैनात हैं। चीन ने 2017 से ही अपने मरीन कमांडो का मुख्यालय ग्वांगडोंग में स्थापित किया है। अगर ताइवान पर कोई भी हमला होता है तो चीन की नौसेना का ये रणनीतिक अड्डा बन सकता है। लेकिन चीन की मुश्किल का सबब यह है कि सुपर पावर अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है। अमेरिका न सिर्फ ताइवान को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने ताइवान के समुद्री इलाके में अपने जंगी जहाज भी भेजे हुए हैं। मतलब ये कि अगर चीन एक भी गलत कदम उठाता है तो इसके नतीजे गंभीर, बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। जिस डेमोक्रेसी की दुहाई अमेरिका देता है दुनिया के अंदर, जिस फ्रीडम की बात करता है, उसको धक्का पहुंचता है, उस सोच को धक्का पहुंचता है। तो ये एक विचार है जिस विचार को वो सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगाया हुआ है। इसके साथ में एक और इशू भी है। अगर ताइवान के ऊपर चीन कब्जा करता है तो जापान के ऊपर बहुत गहरा संकट घेरा जाएगा। चीन की बौखलाहट और झुंझलाहट बढ़ती चली जा रही है। वो ताइवान के समर्थन में खड़े हर मुल्क को धमकियां दे रहा है। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान को भी चीन ने ताइवान के मुद्दे पर गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत ताइवान की आजादी को समर्थन देता है तो चीन भी उत्तर पूर्व के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकता है। चीन सिक्किम में विद्रोह का भी समर्थन कर सकता है।
वैसे सच्चाई तो यह है कि चीन लंबे समय से उत्तर पूर्व में अलगाववादी और उग्रवादी गुटों को हथियार और पैसा देता रहा है। दूसरी तरफ वो कश्मीर में भी पाकिस्तान के आतंक वाले एजेंडे का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के जरिए उसका असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया कि कैसे वो भारत की तरक्की से जलता है और हिंदुस्तान को अस्थिर करने की साजिशें रचता है।